ड्यूक को आखिरकार अपनी खोई हुई बेटी मिल गई, लेकिन लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी धारदार तलवार अपने ही पिता के सीने में घोंप दी। ड्यूक ने खून से सनी तलवार की धार को कसकर पकड़ लिया। वह अपने सामने नफरत से भरी आंखों वाली किशोरी को हैरानी से देखने लगा। एला, तुम यह क्या कर रही हो? लड़की की आवाज कांप रही थी। मुझे उस नाम से मत बुलाओ। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। जब से उसे याद है, वह लड़की एक लाल बालों वाले एक हाथ के आदमी के साथ भगोड़े का जीवन जी रही थी। उस आदमी ने खुद को उसका पिता बताया था। उसने लड़की को बताया, वे आज जिन कष्टों का सामना कर रहे हैं, वह सब ड्यूक रोड्रिक वॉन विशाफेन की वजह से है। इस आदमी ने मेरा दाहिना हाथ काट दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए मेरी बेटी, मेरे लिए बदला लो, अपने इकलौते रिश्तेदार के लिए। लड़की ने बचपन से ही हत्या की विभिन्न तकनीकें सीखीं, सिर्फ अपने पिता का बदला लेने के लिए, रोड्रिक को मारने के उद्देश्य से। आखिरकार सालों पहले उसने रोड्रिक की कई वर्षों से लापता बेटी एला होने का नाटक किया और उसे विशाफेन ड्यूक के महल में वापस ले जाया गया। हालांकि लड़की के मन में हमेशा एक सवाल था। उसे अपना नाम नहीं पता था, न ही उसे अपने पिता का नाम पता था। पिता उसे हमेशा बेटी कहकर बुलाते थे। अधीनस्थ भी उसे युवा मिस कहते थे। जब भी वह अपने पिता से इसके बारे में पूछती, तो वह आदमी उससे कहता, अगर तुम्हें अपना नाम पता चल गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा बदला सफल हो जाएगा, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम बता दूंगा। अब वह पल आखिरकार आ गया था। लड़की ने अपने पिता द्वारा दी गई छोटी तलवार को कसकर पकड़ लिया और अंधेरे में ड्यूक रोड्रिक के आने का इंतजार करने लगी। पर न जाने क्यों उसके दिल में हमेशा एक अनजानी बेचैनी रहती थी। दरवाजा खुलने के साथ ही ड्यूक रोड्रिक अंदर आए। विशाफेन परिवार के यह मुखिया और साम्राज्य के सबसे महान रक्षक केवल अपनी बेटी के सामने ही अपना ममतामय पक्ष दिखाते थे। एला, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? बात खत्म होते ही ड्यूक को तुरंत आभास हो गया कि कमरे में कोई और भी है। उन्होंने तुरंत लड़की को अपने पीछे खींचकर उसकी रक्षा की और उनकी आंखें अंधेरे कोने को घूरने लगी। यही वह पल था। जैसे ही तलवार चली, ड्यूक ने अद्भुत फुर्ती के साथ तुरंत रुख बदला। उन्होंने अनजाने में अपने खाली हाथों से तलवार की धार को पकड़ लिया और अविश्वसनीय नजरों से लड़की को देखने लगे। लेकिन तलवार की धार पर पहले से ही घातक जहर लगा हुआ था। जहर जल्दी ही ड्यूक के पूरे शरीर में फैल गया। ड्यूक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। लड़की की ओर देखते हुए उनकी आंखों में जरा भी नफरत नहीं थी, वहां सिर्फ असीम प्यार और अफसोस था। एला, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। तभी अंधेरे से एक साया निकलकर सामने आया। लाल बाल और अंबर जैसी आंखें। उसके दाहिने हाथ का कृत्रिम अंग ठंडक भरी रोशनी परावर्तित कर रहा था। रोड्रिक, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैंने आखिरकार तुम्हें खत्म कर दिया। तुम बायन हो। यह नाम बोलने के बाद ड्यूक ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। लड़की ने उस आदमी की ओर देखा। क्या यही उसके पिता का नाम था? बायन ने अपने हाथ में रेड वाइन का गिलास हिलाया। वह लड़की के साथ इस पल का जश्न मनाना चाहता था, लेकिन लड़की उतनी खुश नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। इसके बजाय उसने अपना नाम पूछना शुरू कर दिया। उस आदमी की आंखों में एक पागलपन की झलक दिखी। यह शराब पी लो और मैं तुम्हें बता दूंगा। लड़की ने गिलास लिया और एक घूंट पिया। जैसे ही तेज शराब उसके गले से नीचे उतरी, उसने अपना नाम सुना, एला वॉन विशाफेन। शराब का गिलास गिरकर टुकड़ों में बिखर गया। उस आदमी ने बेरहमी से अपने बुने हुए झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तुम रोड्रिक वॉन विशाफेन की सगी बेटी हो। मैंने तुम्हारा अपहरण किया और तुम्हें पाला पोसा, ताकि तुम अपने ही हाथों से अपने पिता की हत्या कर सको। और यही मेरा बदला है। एला की दुनिया उजड़ गई। जहर के असर से उसके मुंह से लगातार खून बहने लगा। उसने बायन की ठंडी हंसी सुनी। तुम्हारी इन नीली आंखों को देखना मुझे हर बार बीमार कर देता है। केवल तुम्हारी माँ जैसे ये बाल ही देखने लायक हैं। अपनी माँ की चिंता मत करो, वह मेरे पास बहुत खुश रहेगी। लड़की के लिए इस सच को स्वीकार करना मुश्किल था। उसे 10 से अधिक वर्षों तक धोखा दिया गया था, यहाँ तक कि उसने उसके लिए अपने सगे पिता की हत्या कर दी थी। मरते समय एक साया उसका नाम पुकारते हुए उसकी ओर दौड़ा। वह उसकी माँ थी। पता चला कि जिस माँ के लिए वह हमेशा तरसती रही, वह उसके सामने थी।
गुस्सा, निराशा, दिल का दर्द, पछतावा। एला ने पास ही पड़े अपने सगे पिता को देखा और मुश्किल से अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। आंखों के सामने एक सफेद रोशनी चमकी। एला ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। चारों ओर परिचित पत्थर की दीवारें और साधारण फर्नीचर को देखा। एला उठकर बैठ गई। क्या वह मर नहीं गई थी? तभी एक परिचित साया दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसे सुबह के अभ्यास के लिए जल्दी उठने के लिए कहा। एला ने नौकरानी लौरा को गौर से देखा। यह सब क्या हो रहा है? वह इतनी जवान क्यों दिख रही है? एला को स्थिर देखकर लौरा ने अधीरता से उसे फिर से टोका। जब तक उसने पानी के बर्तन में अपनी कोमल परछाई नहीं देखी, एला पूरी तरह से दंग रह गई। वह स्पष्ट रूप से अपने 18वें जन्मदिन से एक दिन पहले जहर से मर गई थी। अब वह केवल 12 साल की क्यों लग रही है? क्या वह पुनर्जन्म लेकर अतीत में वापस आ गई है? ज्यादा सोचने का समय नहीं था। एला जल्दी से तैयार होकर ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल दी। लौरा हमेशा की तरह उस पर नजर रख रही थी। जल्दी करो, अपने पिता को निराश मत करो। वह सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन एक मालिक की तरह एला पर लगातार दबाव बना रही थी। एला को पहले इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा था, लेकिन विशाफेन ड्यूक के महल में 2 साल रहने के बाद, ड्यूक और उनकी पत्नी की सच्ची देखभाल और प्यार महसूस करने के बाद, एला को अचानक एहसास हुआ कि वह बायर्न द्वारा पाला गया सिर्फ एक शिकारी कुत्ता थी, जिसका काम खत्म होने के बाद उसे ठिकाने लगा दिया जाना था। लेकिन अब उसे दिखावा जारी रखना होगा। उनके सामने गिड़गिड़ाने का नाटक करना होगा। वह कैसे दोबारा जीवित हुई यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसे बायर्न जैसे शैतान को अपने हाथों से मारना होगा, खुद का और अपने माता पिता का बदला लेने के लिए। एला ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंची। कोच क्लाउड वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मिस, क्या आप देर तक सोती रह गई? हालांकि क्लाउड लौरा की तरह कठोर नहीं था, लेकिन वह भी बायर्न के पालतू कुत्तों में से एक था। क्लाउड से आज के प्रशिक्षण कार्यों को सुनने के बाद एला ने पेड़ों के पत्तों के बीच से आसमान की ओर देखा। ड्यूक के महल में वापस जाने में अभी 4 साल बाकी हैं। वह अपने माता पिता की गोद में वापस जाने के लिए तड़प रही है, अपनी की गई गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए। एला हमेशा की तरह जंगल में प्रशिक्षण ले रही थी। उसका फुर्तीला शरीर झाड़ियों के बीच से निकल रहा था। वह आसानी से एक पेड़ पर चढ़ गई। वह खुश थी कि उसकी क्षमताएं अभी भी बरकरार हैं। अगर वह इसी तरह प्रशिक्षण जारी रखती है, तो शायद वह समय से पहले ड्यूक के महल वापस जा सकेगी। लेकिन अचानक उसे याद आया, बायर्न ने उस पर किसी तरह का श्राप डाला था। वह नहीं जानती थी कि यह श्राप आखिर क्या है। उसे बस इतना याद था कि बायर्न के ड्यूक के महल में प्रवेश करने के बाद ही इसे हटाया जा सकता है। बायर्न के इर्दगिर्द बहुत सारे रहस्य थे। आखिर उसकी असली पहचान क्या थी? एक निर्वासित व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर हत्याओं की साजिश कैसे रच सकता है? वह अपनी ही मां को क्यों पाना चाहता था? उसका वास्तविक उद्देश्य आखिर क्या था? एला ने दूर स्थित पत्थर के किले की ओर देखा। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जिस क्षेत्र में वह रहती थी, वहां स्पष्ट रूप से केवल एक छोटा सा कमरा था, लेकिन बाहर से देखने पर इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा लग रहा था। क्या वहां कोई गुप्त स्थान छिपा हुआ था? इस खोज ने एला को बहुत उत्साहित कर दिया। अगर वह कोई गुप्त रास्ता खोज पाती, तो शायद वह बायर्न की योजनाओं का पता लगा सकती थी। एला पेड़ से नीचे कूदी और आज रात जांच करने की तैयारी करने लगी। लेकिन दौड़ते समय उसका पैर सड़क किनारे पानी के एक गड्ढे में पड़ गया। पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर वह ठिठक गई। वह गहरी नीली आंखें, बिल्कुल उसके पिता की आंखों जैसी थी, लेकिन पिछले जन्म में नफरत ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने इस विवरण पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। आगे की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे उस पर चलना ही होगा। उसे अपनी गलतियों को सुधारना था और अपना शेष जीवन प्रायश्चित में बिताना था। अंधेरे डाइनिंग हॉल में बायर्न डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा था। कदमों की आहट पास आते ही नीली आंखों वाली वह लड़की धीरे धीरे अपने दुश्मन की ओर बढ़ी। उसने हमेशा की तरह उसका अभिवादन किया। शुभ रात्रि पिताजी। मेरी बेटी, इधर आओ। एला ने अपनी नफरत को दबाया और बायर्न के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। आदमी ने उसके बालों को सहलाया। लौरा ने कहा कि तुम सुबह देर तक सोती रहीं और आज ज्यादा अभ्यास नहीं किया। क्या बात है? यह चिंता जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में एक पूछताछ थी।
क्षमा करें पिताजी। मैंने एक बहुत ही डरावना दुःस्वप्न देखा था। मैंने सपना देखा कि पिताजी ने मुझे छोड़ दिया है। एला ने डरने का नाटक किया और बायन के पैरों को पकड़कर विनती करने लगी। इस प्रतिक्रिया ने स्पष्ट रूप से उसे खुश कर दिया। मेरी बेटी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे प्रतिशोध की एकमात्र आशा हो। भविष्य में समय पर जागना और अभ्यास में ढिलाई मत बरतना। जब एला ने अपना सिर उठाकर अपनी नीली आंखें दिखाईं, बायन ने अचानक झटके से उसका चेहरा हटा दिया। ठीक है, अब जाकर खाना खाओ। एला उसे एकटक घूरती रही। उसकी आंखों में नफरत का सैलाब था। रात में बाल संवारते समय लॉरा लगातार उसका ब्रेन वॉश कर रही थी। क्या तुम्हें पता है कि मालिक तुम्हें कितना प्यार करते हैं? तुम्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि उनकी उम्मीदों पर खरी उतर सको। एला की ठंडी प्रतिक्रिया देखकर लॉरा ने झटके से उसके बाल खींच लिए। तुम आज पूरे दिन इतनी अभिमानी रही हो। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? एला ने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा। बदला लेने के लिए उसे अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं बस थक गई हूं। लॉरा ने गुस्से में एला को घूरा और जाते समय उसे जल्दी सो जाने की हिदायत दी। एला ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत गुप्त कमरे की तलाश शुरू कर दी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में एला ने काफी देर तक दीवार पर टटोला। अंत में उसे एक चौड़ी दरार मिल गई। वह कुर्सी पर खड़ी हो गई और पास की दीवार की ईंटों को हर तरफ से छुआ। तभी एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। एक ईंट अचानक अंदर धंस गई और उसकी आंखों के सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। आखिरकार मिल ही गया। एला एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अंधेरे में ही अंदर चली गई। कार्यालय के अंदर क्लाउड बायन को एला के प्रशिक्षण की रिपोर्ट दे रहा था। आज तलवारबाजी की पहली कक्षा थी, लेकिन एला का प्रदर्शन 12 साल के बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी तलवारबाजी अविश्वसनीय रूप से कुशल थी। बायन के चेहरे पर उपहास के भाव आ गए। वह महानतम तलवारबाज रॉड्रिक की बेटी है। उसकी तलवारबाजी जितनी बेहतर होगी, उसके लिए अपने असली पिता को मारना उतना ही आसान होगा। जब वे दोनों चले गए, एला ने गुप्त दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। पता चला कि वह गुप्त रास्ता सीधे बायन के कार्यालय तक जाता था। बायन गुप्त रूप से उस पर नजर रख रहा था। उन दोनों की बातों ने एला के दिल को छलनी कर दिया था। वह जानती थी कि उसमें कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं थी। उसकी सारी उपलब्धियां कठिन अभ्यास का परिणाम थी। विडंबना यह थी कि उस समय वह अपने तथाकथित पिता का बदला लेने के लिए ही इतनी जीजान से अभ्यास कर रही थी। एला ने चुपके से बायन की मेज की तलाशी ली। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई मूल्यवान सुराग मिलेगा। मेज पर एक पत्र रखा था जो गुप्त कोड में लिखा गया था, जिसमें भेड़िया, शेर और शिकारी कुत्ते जैसे शब्दों का उपयोग किया गया था। बायन किसी के साथ साजिश रच रहा था, एक ऐसे शेर को खत्म करने की जो एक भेड़िए की सुरक्षा में था। लेकिन दूसरा पक्ष योजना के विफल होने से डरा हुआ लग रहा था, जबकि बायन उसे सांत्वना दे रहा था। चिंता मत करो, मेरा शिकारी कुत्ता बहुत उपयोगी है। जल्द ही वह भेड़िए को खत्म कर देगा। एला को एहसास हुआ कि वह शिकारी कुत्ता वह खुद थी और भेड़िया उसके पिता रॉड्रिक थे, और उसके पिता की मृत्यु दूसरों की हत्या के लिए केवल एक सीढ़ी थी। एला के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बायन आखिर क्या योजना बना रहा था? लेकिन एला उस गुप्त पत्र की पूरी बात नहीं समझ सकी, इसलिए उसने इसे बात के लिए छोड़ दिया। अपने कमरे में लौटते समय एला एक आधे खुले कमरे के पास से गुजरी। अंदर से आ रही बातचीत ने उसका ध्यान खींचा। भाभी, क्या हमें उस बच्चे को और धोखा देना जारी रखना चाहिए? एला ने दरवाजे की दरार से झांका। बोलने वाला व्यक्ति क्लाउड था, और जिस महिला को उसने भाभी कहा था वह कैप्ला थी, जिसने सालों पहले उसकी देखभाल की थी। चाचा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप भूल गए कि उस बच्चे के पिता ने हमारे साथ क्या किया था? लॉरा ने रोते हुए विरोध किया। एला को तब एहसास हुआ कि ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे। उनकी बातचीत से एला को पता चला कि क्लाउड का बड़ा भाई, जो लॉरा का पिता था, उसे ड्यूक रॉड्रिक ने मार दिया था। उस वजह से उनके पूरे परिवार को भागना पड़ा था। वे बायन के साथ केवल इसलिए थे ताकि एक दिन बदला ले सकें और अपनी भगोड़े की पहचान मिटाकर एक सामान्य जीवन जी सकें। मेरे पिता अपने मालिक की रक्षा करते हुए मारे गए एक योद्धा थे, और अब मुझे अपने दुश्मन की बेटी की सेवा करनी पड़ रही है।
लॉरा असंतोष के साथ रो रही थी। क्लाउड जल्दी से उसे सांत्वना देने लगा। एला भारी मन से वहां से जाने ही वाली थी कि तभी क्लाउड अचानक सतर्क हो गया। वह आवाज कैसी थी? कैप्ला ने खिड़की से बाहर देखा। यह एक जादुई संदेशवाहक आया है। लेकिन क्लाउड अभी भी थोड़ा उलझन में था। अभी की आवाज ऐसी नहीं थी। कमरे में लौटने के बाद एला करवटें बदलती रही। उन तीनों की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। क्या उसके पिता ने सच में किसी की हत्या की थी? क्या बायर्न का बदला लेना उचित है? लेकिन जल्द ही उसने इस विचार को खारिज कर दिया। नहीं, बायर्न ने मेरा अपहरण किया और मुझे मारने की मशीन के रूप में पाला। वह पूरी तरह से एक राक्षस है। उनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे ही सुबह हुई, लॉरा एला को जगाने आई। मालिक का मूड आज खराब है, इसलिए वह आपके साथ नाश्ता नहीं करेंगे। एला का दिल बैठ गया। क्या उसे पता चल गया कि कल रात मैं दफ्तर में घुसी थी और इस समय बायर्न गुस्से में आग बबूला हो रहा था? कल रात मिले पत्र के अनुसार एला की मां ओफेलिया 10 दिन पहले अचानक कोमा में चली गई थी। मेरी ओफेलिया, वह कितनी सुंदर है। अब वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। तुरंत रथ तैयार करो, मैं उसे देखने जाऊंगा। भले ही रॉड्रिक मुझे रोके फिर भी। बायर्न अचानक शांत हो गया। दाहिना हाथ खोने की दर्दनाक याद ने उसे उस आदमी के प्रति डर से भर दिया। रथ तैयार मत करो। मैं कभी भी उस आदमी के हाथों में नहीं पड़ सकता। मेज पर रखे नक्शे को घूरते हुए बायर्न अचानक पागलों की तरह मुस्कुराया। यहीं पर तुरंत कार्रवाई शुरू करो। यह हमारी ताकत दिखाने का समय है। उन बूढ़ों को कदम उठाने के लिए मजबूर करो। बायर्न की उन्मत्त आंखों में लालच और वासना भरी थी। यह सिर्फ एक छोटे शेर के शावक को खत्म करने जैसा है। क्या यह इतना कठिन है? क्लाउड उसके विचारों से स्तब्ध था। बायर्न धीरे धीरे क्लाउड की ओर बढ़ा। क्या हुआ? क्या तुम्हारी शिष्टता बच्चों को मारने की अनुमति नहीं देती? या फिर तुम्हारा एला के प्रति कोई इरादा है? अपने मन की बात पकड़े जाने पर क्लाउड को तुरंत पसीना आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और घबराहट में इनकार करने लगा। उसकी आंखों में डर भरा था। बायर्न उपहास के साथ हंसा। तो इस बेकार की सहानुभूति को छोड़ दो। हमारे जैसे लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। झिझक केवल अवसर को हाथ से जाने देगी। एक विशाल महल के सामने काले बाल और सुनहरी आंखों वाला लड़का निकलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे जाने के बाद अगर मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं क्या करूंगा? क्या तुमने अपनी जरूरत का सारा सामान ले लिया है? लड़के ने सांत्वना दी। चिंता मत करो पिताजी, यह केवल 1 महीने की यात्रा है। बस मुझे शिक्षक के घर की स्थिति की ज्यादा चिंता है। चिंता मत करो, उसकी पत्नी आज होश में आ गई है। लड़के ने यह सुनकर राहत की सांस ली। यह बहुत अच्छी खबर है। लड़के के रथ को जाते हुए देखने के बाद वह आदमी सेवक की रिपोर्ट सुनता रहा। हालांकि मैडम विशाफेन को होश आ गया है, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। बहुत संभावना है कि ठीक है, मुझे पता है। सबसे अच्छे डॉक्टर को वहां भेजो। कोई भी स्थिति हो तुरंत सूचना दो। एला चिड़चिड़ी होकर बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। आज लॉरा की बातों ने उसे पूरे दिन बेचैन रखा। वह क्लाउड से कुछ जानकारी निकलवाना चाहती थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि हालांकि क्लाउड खुद देर से आया था, लेकिन उसने उसके प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ा दी। उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि बायर्न ने अचानक उसे कल से जहर बनाना सीखने का आदेश दिया। यह पिछले जन्म की तुलना में कई साल पहले था। आखिर क्या हुआ है? क्या मेरे पुनर्जन्म के कारण भविष्य बदल गया है? एला ने गहरी लाचारी महसूस की। यहाँ फंसी होने के कारण उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस समय उसे फिर से अपने असली माता पिता की याद आई। कितना अच्छा होता अगर कोई उसे गले लगा पाता। वह जल्द से जल्द वापस जाना चाहती थी उस दूर के भविष्य में। कुछ दिनों बाद देर रात को एला फिर से बायर्न के दफ्तर में घुसी। इस बार उसे नक्शे पर एक निशान मिला। प्राइमस। यह संस्थापक सम्राट के नाम पर बसा शहर है। यहाँ तक कि सिंहासन के उत्तराधिकारी को चुनने की विशेष परंपरा भी यहीं से शुरू हुई थी। बायर्न अचानक वहां क्यों जाना चाहता है? क्या इसका संबंध योजना से है? एला ने पूरे दफ्तर की तलाशी ली, लेकिन पता चला कि सभी पत्र नष्ट कर दिए गए थे।
तभी दरवाजे के बाहर अचानक बायर्न की आवाज सुनाई दी। उसने क्लाउड को तुरंत एला को बुलाने का आदेश दिया। ओफेलिया का चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा है। उन चमकते चांदी जैसे बालों को देखे बिना मैं सो नहीं पा रहा हूं। एला डरकर तेजी से अपने कमरे में वापस भागी। जैसे ही वह सोने का नाटक करते हुए लेटी, उसे कदमों की आहट पास आते सुनाई दी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी बायर्न दरवाजा खोलकर अंदर आया। शराब की गंध वाले हाथों से उसने उसके चांदी जैसे बालों को छुआ। मेरी ओफेलिया। एला अचानक उठी और हैरानी का नाटक करते हुए उसे देखने लगी। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? क्या आप मुझे देखने आए हैं? उन नीली आंखों ने ठंडे पानी की तरह बायर्न को तुरंत होश में ला दिया। वह ओफेलिया नहीं थी, वह उसके दुश्मन की बेटी थी। बायर्न लड़खड़ाते हुए चला गया। एला ने घबराहट में चादर को कसकर पकड़ लिया। क्या उसे कुछ पता चल गया है? अगले दिन जहर की कक्षा में एला का ध्यान कहीं और था। क्लाउड ने उसे चेतावनी दी, जहर के साथ काम करना बहुत खतरनाक है, तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा। क्षमा करें। एला चुपके से क्लाउड को देख रही थी। वह कल रात वहां मौजूद था। उसे शायद कुछ पता नहीं चला होगा। कल रात तुमने सोने का बहुत अच्छा नाटक किया, लेकिन मालिक बहुत नशे में थे। उन्हें शायद कुछ याद नहीं होगा। इन शब्दों ने एला के दिल की धड़कन बढ़ा दी। क्या उसे पता चल गया था? लेकिन अगली बार सावधान रहना। वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी पीड़ा को समझेंगे। एला थोड़ी उलझन में थी, इस बात का क्या मतलब था? हाल ही में तुम अकेले खाना खा रही हो और प्रशिक्षण ले रही हो। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो यह समझा जा सकता है। एला ने सोचा नहीं था कि क्लाउड को लगेगा कि वह नखरे कर रही है। एला ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और दुखी होने का नाटक करते हुए पूछा, पिताजी को हाल ही में क्या हुआ है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? यह तुम्हारी वजह से नहीं है। क्लाउड के हावभाव नरम होते देख उसने मुख्य प्रश्न पूछने का मौका लिया। क्या यह उस व्यक्ति की वजह से है जिसे ओफेलिया कहते हैं? इस नाम ने वास्तव में क्लाउड के चेहरे का रंग बदल दिया। कल रात बायर्न ने खुद उसकी मां का नाम लिया था। एला ने इस अवसर का उपयोग कुछ पता लगाने के लिए किया। क्लाउड के भाव जटिल थे। हाँ, यह सब उसकी वजह से है। यही तुम्हारे यहाँ होने का कारण भी है। और यही कारण है कि मालिक वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहते। एला आगे पूछने ही वाली थी कि अचानक उसके मुंह में एक कैंडी डाल दी गई। इसने एला को चौंका दिया। जो मैंने तुम्हें बताया है उसे कृपया गुप्त रखना। हम कल बहुत दूर जा रहे हैं। आज रात अच्छे से आराम कर लो। क्लाउड की खुरदरी उंगलियां आयला के गालों को छू गईं। 1003 लड़की ने इसमें छिपी जटिल भावनाओं को तीव्रता से महसूस किया। क्या तुम मुझ पर तरस खा रहे हो? क्लाउड ने अपना सिर हिलाया। केवल वही जानता था। उसे वास्तव में उस सुंदर हत्यारे के प्रति लगाव हो गया था जिसे उसने पाला था। अगली सुबह जल्दी समूह ने बाहर जाने वाले एक काउंट के परिवार का भेष बदला और प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। लॉरा ने आयला को भेष बदलने वाला जादुई काढ़ा दिया और बार बार निर्देश दिए। याद रहे, इसका असर केवल एक दिन रहता है। खत्म होने के बाद अपना असली चेहरा कभी प्रकट मत होने देना। काढ़ा पीने के बाद आयला काले बालों और सुनहरी आंखों वाली बन गई। उसी तरह भेष बदले हुए बायर्न के साथ वह उसकी सगी बेटी जैसी लग रही थी। और आयला ने भी अपनी तैयारी कर ली थी। कल क्लाउड के जाने के बाद उसने नींद की दवा की एक बोतल बनाई थी ताकि जरूरत पड़ने पर लॉरा की निगरानी से बचा जा सके। आयला मन ही मन योजना बना रही थी। इस यात्रा पर बायर्न अपने साथ ज्यादा लोग नहीं लाया था। केवल क्लाउड ही ऐसा था जो अकेले जा सकता था। यदि वह उसका पीछा करे तो उसे निश्चित रूप से कुछ मूल्यवान सुराग मिल सकते हैं। घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे प्रिमस की ओर बढ़ी। पहाड़ों पर बने इस शहर को देखकर आयला इतनी दंग रह गई कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। अब सोचती है तो यह एक ऐसा भव्य दृश्य था जिसे देखने का मौका उसे पिछले जन्म में भी नहीं मिला था। शहर के गेट पर पहुंचने पर शहर की रक्षा करने वाले सैनिकों ने उनकी नियमित जांच की। पूछताछ की प्रक्रिया काफी विस्तृत थी। न केवल सभी के पहचान पत्रों की जांच की गई, बल्कि सामान को भी खोलकर परखा गया। सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। जब रात का सन्नाटा छा गया, आयला ने खिड़की की दरार से क्लाउड को लबादा ओढ़े चुपके से सराय से बाहर जाते देखा। उसने तुरंत लॉरा के कप में नींद की दवा मिला दी। लॉरा के गहरी नींद में सो जाने के बाद वह फुर्ती से छत पर चढ़ गई।
जाओ क्लाउड, इस तरह मैं बायन की योजना को बर्बाद कर सकूंगी। चांदनी रात में क्लाउड की आकृति पेचीदा गलियों में तेजी से गुजर रही थी। आयला एक बिल्ली की तरह छतों के बीच खामोशी से छलांग लगा रही थी। अचानक कुछ दूरी पर एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी चमकी। जैसे ही रोशनी छंटी, सफेद लबादा ओढ़े एक किशोर हवा से प्रकट हुआ। आयला हैरान रह गई। कितने अमीर हैं, टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लाउड को खंजर निकालकर लड़के की ओर बढ़ते देख आयला का दिल दहल गया। क्या यह बच्चा ही उसका लक्ष्य है? और अनजान लड़का एक सुनसान अंधेरी गली की ओर जा रहा था। बुरा हुआ, यह खतरनाक हो सकता है। आयला के पास सोचने का समय नहीं था। वह छत से नीचे कूद गई। ठीक उसी क्षण जब भेष बदलने वाली दवा का असर खत्म हुआ, उसके लंबे चांदी जैसे सफेद बाल चांदनी में एक चमकदार लकीर की तरह लहराए। जब लड़के ने आवाज सुनकर ऊपर देखा, तो उसकी नजरें आयला की उन नीली आंखों से मिली जो अपने असली रंग में लौट आई थी। क्लाउड खंजर लिए चुपचाप पास आ रहा था, लेकिन उसने देखा कि लड़का अचानक गायब हो गया है। गली के कोने के एक संकरे रास्ते में आयला ने लड़के का मुंह दबा रखा था। दोनों परछाई में एक दूसरे से चिपक कर छिपे हुए थे। हिलना मत, तुम्हारी हत्या करने वाला अब भी पास ही है। लड़के ने पलकें झपकाईं और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। जब तक यह पक्का नहीं हो गया कि क्लाउड दूर चला गया है, तब तक आयला ने अपना हाथ नहीं हटाया। लड़का बेसब्री से सवालों की झड़ी लगाने लगा। तुम कौन हो? तुम अभी आसमान से गिरी हो? क्या तुम कोई परी हो? कुछ ही दूरी पर रक्षकों का एक समूह मशाले लिए हर तरफ तलाश कर रहा था। वह बहुत दूर नहीं जा सकता। सब सावधान रहें, तुरंत सभी इलाकों की तलाशी लें। इस समय आयला और लड़का छत पर खड़े होकर उन्हें दूर से देख रहे थे। लड़का थोड़ा शर्मिंदा हुआ। 66 में तो चुपचाप वापस जाने की योजना बना रहा था, अब लगता है कि यह असंभव है। उसने अचानक आयला के धूल भरे कपड़ों पर ध्यान दिया। क्या तुम घायल हो? तब आयला को अपनी बुरी हालत का एहसास हुआ। धत तेरे की, ऐसे वापस गई तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। लड़का मुस्कुराया और उसने एक जादुई स्क्रॉल निकाला। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आयला के कपड़े पल भर में बिल्कुल नए जैसे हो गए। कैसा रहा? कपड़े धोने वाला जादू बहुत सुविधाजनक है ना? उसने अपना लबादा उतारकर अपने पास बिछा दिया। तुम यहां बैठो, कपड़े फिर से गंदे नहीं होंगे। आयला थोड़ी झिझकी। यह शायद ठीक नहीं है, लड़के ने बेपरवाही से कहा। महिलाओं का ख्याल रखना एक सज्जन व्यक्ति का गुण है। दोनों साथ बैठ गए। जब पता चला कि आयला केवल 12 साल की है, तो लड़का काफी हैरान हुआ। तुम मुझसे भी 2 साल छोटी हो, फिर भी इतनी कुशल हो। उतरते समय तुम बिल्ली जैसी फुर्तीली थी, यह वाकई बहुत कूल था। इस सीधी तारीफ से आयला के गाल लाल हो गए। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी इस तरह प्रशंसा की थी। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुमने मेरे कपड़े भी साफ किए। लड़की की झिझक देखकर लड़के ने सिर हिलाया। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है। लड़का अचानक करीब आया। उसकी सूरज जैसी मुस्कान ने आयला को इतना घबरा दिया कि वह उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। लड़के ने अपनी अंगूठी या गहनों में से एक कीमती ब्रोच निकाला। यह तुम्हारे लिए है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आज के इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा, N22। लड़के ने ब्रोच आयला के हाथ में थमा दिया। मेरा नाम फ्रेड पेलेस है। तुम्हारा नाम क्या है? यह उपनाम सुनते ही आयला की आंखें फटी की फटी रह गईं। साम्राज्य के पेलेस। उसके सामने खड़ा यह लड़का वास्तव में वर्तमान का युवराज था, वही जिसे बायर्न के गुप्त पत्र में खत्म करने के लिए शेर कहा गया था। इस समय क्लाउड अब भी हर जगह फ्रेड को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी अगले ही पल एक तेज तलवार उसके कंधे पर आ टिकी। यह व्यक्ति फ्रेड के अंगरक्षकों का कप्तान एलेक था। यह क्षेत्र शाही गार्ड के अधिकार क्षेत्र में है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लाउड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक झटके में मुड़कर एलेक की तलवार को तेजी से हटाया और पलटकर उस पर वार किया। तलवारों की उस जंग में दोनों बराबर के ताकतवर लग रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई, एलेक तिरस्कार के साथ ठंडी हंसी हंसा। इतने समय बाद मिले, तुम्हारी तलवारबाजी कितनी गंदी हो गई है। क्लाउड तुम गद्दार, अब फिर यहाँ क्या करने आए हो? क्लाउड अब भी चुप रहा, लेकिन जब उसने दोबारा सिर उठाया,
उसकी एक आंख अजीबोगरीब खून जैसे लाल रंग में बदल चुकी थी। यह जानकर कि लड़का ही युवराज है, आयला का दिमाग चकरा गया। उसे अचानक याद आया कि शाही परिवार का प्रतीक एक शेर है। बायन शेर को मारना चाहता है। उसका यह कृत्य निस्संदेह देशद्रोह है। वह आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है? आयला को चुप देखकर फ्रेड को लगा कि शायद उसकी पहचान ने उसे डरा दिया है। फ्रेड की बायन जैसी सुनहरी आंखों को देखकर आयला के मन में अचानक एक विचार आया। क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आपके कोई चाचा है? हालांकि फ्रेड हैरान था कि आयला को इस जगजाहिर शाही इतिहास के बारे में क्यों नहीं पता। फिर भी उसने धैर्य से समझाया, हाँ है, उनका नाम बायन पेलेस है। उसके बताते ही शाही परिवार का एक गुप्त इतिहास धीरे धीरे सामने आने लगा। दरअसल फ्रेड के दादा ने परंपरा को तोड़ दिया था। उन्होंने सिंहासन बड़े बेटे बायन के बजाय अपने दूसरे बेटे यानी फ्रेड के पिता को सौंप दिया था। क्रोधित बायन ने रईसों को इकट्ठा किया और विद्रोह कर दिया। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर ड्यूक रोड्रिक और उनके शूरवीर वहां पहुंच गए। साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी विशेषज्ञ के आते ही विद्रोह को तेजी से कुचल दिया गया। बायन घबराहट में भाग गया और वह अब भी वांछित है। 3 साल पहले मेरे दादाजी ने अपनी मृत्युशैया पर मुझे सलाह दी थी, तुम्हारा चाचा अभी जीवित है, पता नहीं वह कब बदला लेने वापस आ जाए। तुम्हें अधिक सीखना होगा। अपने पिता के पास रहकर उनका समर्थन करो। यह मेरा अंतिम अनुरोध है। फ्रेड पर अपने दादा की वसीयत का भार है। वह जल्दी बड़ा होना चाहता है, अपने पिता की मदद करना और चाचा को पकड़ना चाहता है, इस भूमि पर शांति लाने के लिए। यही उसका सपना है। एला ने अपने पिछले जीवन को याद किया। उसने कभी बुराई का साथ देकर अपने ही पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बायन का बदला कैसी आपदा लाएगा। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ है, उसका दिमाग केवल व्यक्तिगत घृणा से भरा हुआ है। यहां तक कि उसने पुनर्जन्म के अर्थ के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन इस क्षण पहली बार वह इस नियति के लिए कृतज्ञ महसूस कर रही है। शायद यही कारण है कि उसे दूसरा जीवन मिला है। दासी लौरा अचानक चौंक कर जाग गई। उसने पाया कि वह पूरी रात फर्श पर सोती रही थी। आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह पुष्टि करने के बाद कि एला अभी भी शांति से सो रही है, उसने राहत की सांस ली। अपनी मां की व्याकुल पुकार सुनकर लौरा घबराहट में नीचे की ओर भागी। एला ने उसे घबराहट में जाते हुए पीछे से देखा, यह पुष्टि करने के बाद कि उसे नशीली दवा दिए जाने का पता नहीं चला है। एला ने धीरे से चुटकी बजाई। एक सुंदर जादुई बक्सा हवा में उसके सामने प्रकट हुआ। इसके अंदर वही ब्रोच था जो युवराज फ्रेड ने उसे दिया था। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हुए एला की यादें अब भी ताजा हैं। अपनी पहचान और हर समय निगरानी की स्थिति को देखते हुए वह इस उपहार को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए इसे रखना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन फ्रेड बहुत जिद्दी था। तुमने मुझे बचाया है, तुम इसकी हकदार हो। उसने एक जादुई बक्सा बुलाया। यह बक्सा किसी भी समय छिप सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे सीधे बुलाओ। यह देखते हुए कि फ्रेड अधिक से अधिक चीजें भेज रहा है, एला मना करना ही चाहती थी कि उसे बीच में ही रोक दिया गया। अगर तुम फिर से मना करोगी तो मैं तुम्हें और भी चीजें दूंगा। एला के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फ्रेड ने जादुई वस्तु का स्वामित्व स्थानांतरित करने के लिए उसका नाम पूछा। एला एक पल के लिए झिझकी। क्या पूरा नाम होना जरूरी है? नहीं, जब तक यह नकली नाम न हो। मेरा नाम एला हेलेन है। एला को नहीं पता था कि क्या फ्रेड पूरी तरह से भरोसेमंद है, इसलिए उसने अपना उपनाम छुपा लिया। शायद भविष्य में फ्रेड खुद सच्चाई का पता लगा लेगा। फ्रेड को लगा कि यह नाम कुछ जाना पहचाना है, पर याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुना है। उसने एला का हाथ थामा और मंत्र जपा। एक गर्म रोशनी ने धीरे धीरे दोनों को घेर लिया। दूसरी ओर क्लाउड और एलेक के बीच लड़ाई जारी रही। पता नहीं उसने किस साधन का इस्तेमाल किया। उसने धीरे धीरे एलेक पर काबू पा लिया, लेकिन जैसे ही कुमुक पहुंची, क्लाउड ने पीछे हटने का फैसला किया। उसके पैरों के नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल फैल गया। एक चकाचौंध सफेद रोशनी चमकने के साथ क्लाउड पलक झपकते ही गायब हो गया। एला ने भी उस सफेद रोशनी को देखा। ऐसा लगता है कि उसे वापस जाना चाहिए। वह छत से फुर्ती से नीचे कूदी और नीचे कूदते हुए फ्रेड को पकड़ने के लिए मुड़ी। उसने फ्रेड से कहा कि भविष्य में अकेले न घूमे। वह हत्यारा तुम्हारे चाचा बायन द्वारा भेजा गया था।
जब तक तुम महल वापस नहीं पहुंच जाते वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। फ्रेड हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता? एला ने उसे एक गली में खींच लिया और धीरे से फुसफुसाया। यह एक रहस्य है, लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूं, तो कृपया मेरे माता पिता को बता देना। मैं अभी उनसे नहीं मिल सकती। कृपया उनसे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहें। मैं निश्चित रूप से उनके पास वापस आऊंगी। उसकी आंखों में उदासी और दृढ़ संकल्प चमक रहा था। फ्रेड ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगले ही पल लड़की उसकी नजरों से ओझल हो गई। एला ने उस ब्रोच को कसकर पकड़ लिया, मानो वह अब भी उस संक्षिप्त गर्माहट को महसूस कर सकती हो। अचानक लॉरा की आवाज ने उसके विचारों को रोक दिया। चाचा क्लाउड अभी तक वापस नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि कल रात उनकी शाही रक्षकों के साथ झड़प हुई थी। लॉरा बहुत चिंतित थी। अगर वे गंभीर रूप से घायल हो गए तो क्या होगा? हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पहले मंदिर को एक पत्र लिखकर अपनी यात्रा रद्द कर देते हैं। जबकि कैपेला कहीं अधिक शांत थी। हंगामा मत करो, मैं पहले कुछ चीजों को संभालने जा रही हूं। तुम एला पर नजर रखना जारी रखो। एला विचारमग्न हो गई। क्या उन्होंने मूल रूप से मंदिर जाने की योजना बनाई थी? बायर्न के चरित्र और सिंहासन के लिए उसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए क्या यह संभव है कि यदि वह फ्रेड की हत्या करने में सफल हो जाता तो वह अपने लिए राज्याभिषेक समारोह आयोजित करता? यह स्पष्ट करता है कि वह उसे यहाँ क्यों लाया था। यह वाकई घिनौना है। अच्छी बात यह है कि हत्या की योजना विफल हो गई। ऐसा लगता है कि उसके हस्तक्षेप ने भविष्य के मार्ग को प्रभावित किया है, लेकिन इस वजह से उसके अपने कार्यों पर भी काफी प्रतिबंध लग जाएंगे। पर उस सूरज जैसी रोशनी वाले लड़के के बारे में सोचते ही एला को कोई पछतावा नहीं हुआ। उससे मिलने के कारण ही उसे इतनी कीमती चीज मिली। भविष्य में चाहे जो भी हो, उसके पास उस पर विजय पाने का साहस है। इस समय एलेक फ्रेड से क्षमा मांग रहा है। मुझसे कर्तव्य में चूक हुई जिससे आपकी जान खतरे में पड़ गई। और हत्यारा भी भाग निकला, जबकि फ्रेड थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। यदि वह बिना अनुमति के बाहर नहीं गया होता तो यह सब होता ही नहीं। अब पूरे शहर में वांछित नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हत्यारे के ठिकाने की पूरी शक्ति से तलाश की जा रही है, लेकिन एक भी गवाह नहीं मिला। शहर की सुरक्षा करने वाले सैनिकों ने भी किसी को जाते हुए नहीं देखा। क्लाउड एक जादुई घेरे के माध्यम से भाग निकला था, और जादुई स्क्रॉल बहुत महंगी चीजें होती हैं। फ्रेड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कई सालों से फरार बायर्न के पास एक हत्या की साजिश रचने के लिए इतना पैसा कहां से आया? फ्रेड ने खोज का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन प्रिमस पश्चिमी सीमा पर है। वहां भागने के बहुत सारे रास्ते हैं। तलाशी लेना बेहद कठिन है। अब सबसे अच्छा विकल्प राजधानी वापस जाना है। इतने युवा युवराज को हमले के बाद भी इतना शांत देखकर एलेक खुद को और अधिक दोषी मानने लगा। समय कम है, इसलिए हम हल्का सामान लेकर निकलेंगे, लेकिन मुझे कुछ चीजें साथ ले जानी है। एलेक एक पल के लिए चकित हुआ। आप किस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं? साम्राज्य के रईसों की पंजीकरण सूची। फ्रेड को एला का नाम याद था। चूंकि उसे लगा कि यह नाम जाना पहचाना है, तो यह निश्चित रूप से रईसों से संबंधित होगा। चलो स्थानीय रईसों की सूची से जांच शुरू करते हैं। एला के उस चेहरे को याद करते हुए जब उसने अनुरोध किया था, फ्रेड का दिल थोड़ा दुखने लगा। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जब हम दोबारा मिलेंगे, मैं तुम्हारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी करूंगा। साम्राज्य के क्राउन प्रिंस की हत्या का प्रयास किया गया। शाही रक्षकों ने हत्यारे की तलाश में पूरे शहर को सील कर दिया। शहर में आने जाने वाले हर व्यक्ति की कड़ाई से जांच की जा रही है। इस समय एला अपना शरीर सिकोड़े हुए है। बायर्न के साथ गाड़ी के एक गुप्त डिब्बे में छिपी हुई है। कैपेला और लॉरा कुलीन मामबेटी का भेष बदलकर शहर से बाहर निकल रही हैं। हत्या का अभियान विफल होने के बाद बायर्न एक बार फिर वांछित लक्ष्य बन गया है। तलाशी से बचने का यही एकमात्र तरीका है। हालांकि बायर्न के साथ इस तरह दबकर रहने से वेनला को घृणा महसूस हो रही है, लेकिन अगर वह आज का दिन काट ले तो सब कुछ वापस पटरी पर आ जाएगा। इससे पहले एला को क्लाउड का पत्र मिला था। पता चला कि वह शाही रक्षकों की पकड़ से बच निकला था। एक ग्रामीण डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी। 3 दिन बाद उसे होश आया। वह अकेले ही अपने ठिकाने पर वापस आ गया। एला ने अचानक सोचा, यदि क्लाउड को अपनी ओर खींचा जा सके तो यह निश्चित रूप से प्रतिशोध की योजना के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
वह महसूस कर सकती है कि क्लाउड उसके प्रति अच्छी भावनाएं रखता है। इस हत्या की विफलता बायर्न के लिए एक बड़ा झटका है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह कई सालों तक छिपा रहेगा और एला केवल सहयोग ही कर सकती है। यह सोचते हुए एला उस धूप जैसे लड़के को याद करने से खुद को रोक नहीं पाई। फ्रेड, क्या हम फिर मिलेंगे? क्या तुम तब भी मुझे याद रखोगे? जैसे ही फ्रेड महल वापस आया, सम्राट ने उसे गले लगाकर विलाप किया। मेरे बेटे, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम्हारा पत्र मिलने पर मैं बहुत डर गया था। मुझे जल्दी देखने दो कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। पिता, मैं ठीक हूँ। एक अजनबी ने मेरी जान बचाई। लेकिन तुमने पत्र में इस व्यक्ति का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। अंगरक्षक एलेक हक्का बक्का रह गया। राजकुमार, आपने तो कहा था कि आप खुद वापस आए हैं। सम्राट ऊपरी तौर पर अपने बेटे की दयालुता की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन मन ही मन उन्हें संदेह होने लगा। साम्राज्य के क्राउन प्रिंस को बचाकर बिना किसी इनाम के चुपचाप गायब हो जाना, यह वही करता है जो अपराधी हो। उन्होंने एलेक को तुरंत प्रिमस लौटने का आदेश दिया। उस रात के सभी विवरणों की गहन जांच करने के लिए विशाफेन ड्यूक के निवास के भीतर डचेस सोफिया को होश तो आ गया था, लेकिन डॉक्टर उनकी बेहोशी का कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। रोड्रिक ने अपनी पत्नी के मुरझाए हुए चेहरे की ओर देखा। बीमारी भी उनके अत्यंत सुंदर चेहरे को नहीं छुपा पा रही थी। ओफेलिया ने अपने दोषी महसूस कर रहे पति को सांत्वना दी। कोई बात नहीं। 10 साल पहले बिछड़ी अपनी बेटी के बारे में सोचकर उनकी आंखों में दुख उमड़ आया। पता नहीं एला अब कैसी होगी। अब दुखी होने का समय नहीं है। महामहिम ने अभी संदेश भेजा है। बायर्न ने क्राउन प्रिंस की हत्या करने का प्रयास किया है। इस नाम की गूंज ने रोड्रिक की यादों को 10 साल पीछे धकेल दिया। सबसे बड़े राजकुमार बायर्न ने सिंहासन हथियाने के लिए महल में विद्रोह किया था। अंतिम क्षण में ड्यूक रोड्रिक अकेले ही सिंहासन तक पहुंच गए थे और बायर्न ने सम्राट को बंधक बना रखा था। उसके होठों पर एक विकृत मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में टूटी हुई पागलपन भरी चमक थी। देखो कौन आया है, मेरे प्रिय पुराने मित्र रोड्रिक। रोड्रिक की ठंडी निगाहों ने उसके पाखंड को चीर दिया। तुम्हारा राजकुमार का पद छीन लिया गया है। तुम्हें मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। बायर्न का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो गया। उसकी दहाड़ में असंतोष और कड़वाहट मिली हुई थी। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं शाही परिवार का ज्येष्ठ पुत्र हूं। मेरा जन्म इस देश पर शासन करने के लिए हुआ है, लेकिन तुम सब मुझे नीचा समझते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी अपनी क्षमता पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। फिर से विरोध किया तो वहीं मार दिए जाओगे। बायर्न ने सिर झुका लिया। लालसा ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। रोड्रिक, तुम ही मेरे सभी दुखों की जड़ हो। तुम हमेशा मेरा सब कुछ क्यों छीन लेते हो? तभी बूढ़े सम्राट ने कांपते हुए कहा। उनकी बूढ़ी आवाज बायर्न के धैर्य को तोड़ने वाली आखिरी कड़ी बनी। ड्यूक, मैंने हमेशा चाहा कि तुम उसे अच्छी शिक्षा दो, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। इस बच्चे में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। कृपया इसे रोक दो, चाहे तुम्हें इसे मारना ही क्यों न पड़े। तभी अचानक बायर्न के सहायक वहां पहुंच गए और उसे महल से सुरक्षित निकाल ले गए। रोड्रिक, मैं तुम्हारे उस घमंडी चेहरे को अपने हाथों से नोच दूंगा। मैं तुम्हारा जीवन पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। इसके कुछ ही समय बाद रोड्रिक की बेटी एला लापता हो गई। सभी सुराग बायर्न द्वारा उसके अपहरण की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इस बार बायर्न का क्राउन प्रिंस की हत्या के लिए सामने आना, इसका मतलब था कि उनकी बेटी को खोजने का अवसर आखिरकार आ गया है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे ठीक होने के बाद तलाश शुरू करूंगा। नहीं, हम अभी निकलेंगे। ओफेलिया की आंखों में दृढ़ संकल्प था। बड़ी मुश्किल से बेटी का कोई सुराग मिला है। हम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। इस बार अपनी बेटी को वापस जरूर लाएंगे। 3 साल का समय पलक झपकते ही बीत गया। एला अब एक सर्वगुण संपन्न हत्यारे के रूप में विकसित हो चुकी है। वह शारीरिक शक्ति, तलवारबाजी और यहाँ तक कि जहर बनाने में भी उत्कृष्ट है। यहाँ तक कि क्लाउड ने भी स्वीकार किया कि उसके पास उसे सिखाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। तभी हवा में एक जादुई संदेशवाहक प्रकट हुआ। हर बार इसका आना कोई महत्वपूर्ण समाचार लाता है। एला का मन थोड़ा चिंतित होना स्वाभाविक है। अपने पुनर्जन्म के बाद से कई चीजों के रास्ते बदल गए हैं।
क्या होगा अगर इसकी वजह से ऐसी कोई अनियंत्रित प्रतिक्रिया शुरू हो जाए जिसे रोका न जा सके। हालांकि एला बदलाव चाहती है, लेकिन उसका दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा है। मेरी मदद करो, मुझे थोड़ी हिम्मत दो फ्रेड। हजारों मील दूर महल में फ्रेड ने अचानक खिड़की से बाहर देखा। क्या अभी किसी ने उसे पुकारा था? चांदनी रात में हुई वह आकस्मिक मुलाकात एला को फ्रेड के दिल पर एक ऐसी छाप बना गई जो कभी नहीं मिट सकती। भले ही 3 साल बीत चुके हैं, वह आज भी उस लड़की की सितारों जैसी नीली आंखों में छिपे हुए दुख को याद करता है। जब भी वह अकेला होता है, फ्रेड हमेशा पत्र लिखने के लिए कलम उठाता है, लेकिन उसका पता न होने के कारण वे पत्र कभी भेजे नहीं जा सके। सम्राट ने भी अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उन्हें लगा कि किशोरावस्था में फ्रेड को कोई पसंद आ गई है। अपने बेटे की चिंता दूर करने के लिए वे खुद फ्रेड से बात करने आए। बेटे, आओ अपने पहले प्यार के बारे में पिता से बात करो। पहला प्यार। पिता के सब कुछ जानने वाले चेहरे को देखकर फ्रेड थोड़ा असमंजस में पड़ गया। क्या तुम अक्सर यह नहीं कहते कि तुम्हारा दिल तेजी से धड़कता है? तुम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और तुम्हें भूख भी नहीं लगती। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे शरीर में कोई समस्या नहीं है। तो इसका केवल एक ही जवाब है, यह प्रेम रोग है। बताओ पिता को कि वह कौन सी लड़की है जिसने तुम्हारा दिल जीत लिया है। फ्रेड की आंखों में चमक थी, लेकिन वह नहीं मानता था कि उसे एला से प्यार हो गया है। पिता, मुझे नहीं लगता कि यह प्यार है। यह सुनकर सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जिसे भी पसंद करो, मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगा। पिता, क्या आप वाकई मेरी बात सुन रहे हैं? फ्रेड ने बेप्सी से स्वीकार किया। ऐसा लगता है कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। अक्सर उसकी याद आती है। बस हमेशा यह जानना चाहता हूं कि वह कैसी है, और कुछ नहीं। फ्रेड थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। 3 साल बीत चुके थे। न तो उसने एला की पहचान का पता लगाया था और न ही उसके दिए काम को पूरा किया था। फ्रेड ने झुंझलाहट में अपने पिता से सरकारी काम निपटाने का आग्रह किया, लेकिन सम्राट ने उसे एक दस्तावेज थमाया। यह क्या है? 3 साल पहले रॉड्रिक परिवार पश्चिम की ओर चला गया था। हम तब से मिल नहीं पाए हैं। अब तुम जाकर मेरी ओर से ये उपहार ड्यूक के निवास पर दे आओ। फ्रेड की आंखें चमक उठीं। क्या गुरु वापस आ रहे हैं? लेकिन ये उपहार किसके लिए हैं? यह बधाई के उपहार हैं। उनका एक नया उत्तराधिकारी हुआ है। उसी समय एला नीचे खड़ी थी, बायर्न के कार्यालय की टूटी हुई खिड़की के शीशों को देख रही थी। उसे उत्सुकता थी कि उसे फिर से कौन सी चौंकाने वाली खबर मिली है। उसने रात में चुपके से अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाने की योजना बनाई। पिछले 3 सालों में एला गुप्त रूप से बायर्न के कार्यालय में घुसती रही थी। धीरे धीरे उसने कुछ चौंकाने वाली खोजें की थी। बायर्न का एक सहयोगी दक्षिण पश्चिम पड़ोसी देश का काउंट जेनोफोन था। वही उसे आर्थिक सहायता दे रहा था। बायर्न ने निश्चित रूप से सहयोग के बदले में कुछ राष्ट्रीय रहस्य दिए होंगे। एला ने इन सभी महत्वपूर्ण सबूतों को रिकॉर्ड कर लिया था और उन्हें उस जादुई बक्से में छिपा दिया जो फ्रेड ने उसे दिया था। लेकिन अब उसे भविष्य में होने वाले बदलावों पर ध्यान देने की जरूरत थी। वर्तमान घटनाक्रम धीरे धीरे उसकी उम्मीदों से बाहर जा रहा था। क्या उसके अलावा भी कोई और भविष्य बदल रहा था? एला को अपने पुनर्जन्म का कारण नहीं पता था, तो यह पूरी संभावना थी कि पुनर्जन्म पाने वाली वह अकेली नहीं थी। मिस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लॉरा की आवाज ने एला के विचारों को तोड़ दिया। मिस्टर क्लाउड ने आपको तुरंत कमरे में जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मालिक का मूड बहुत खराब है, इसलिए सावधान रहें। अगर क्लाउड ने विशेष रूप से चेतावनी दी थी, तो स्थिति निश्चित रूप से गंभीर थी। और वैसा ही हुआ। मैजिक मैसेंजर का पत्र पढ़ने के बाद बायर्न फिर से पागल होने लगा था। मेरी ओफेलिया, तुमने फिर से किसी और के बच्चे को गर्भ में धारण कर लिया। आखिर ऐसा क्यों है? वह मैं ही हूं जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। वह अपना गुस्सा निकालने के लिए कमरे की चीजों को पागलों की तरह तोड़ रहा था। मुझे उन्हें मारना ही होगा। जब वह कमीनी विशाफिन ड्यूक निवास में प्रवेश करेगी, मैं उससे पहले उस नवजात बच्चे को मरवा दूंगा। जब रॉड्रिक अपनी ही बेटी को अपने दूसरे बच्चे को मारते हुए देखेगा, तो वह चेहरा देखने लायक होगा। बायर्न अभी भी अपनी दुष्ट योजना के सपने देख रहा था। पास खड़े क्लाउड ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसी रात
एला उस अस्तव्यस्त कार्यालय में घुस गई। वह फर्श पर कुछ खोज रही थी। उसे वह पत्र मिल गया जो जलने से बच गया था। अगले दिन प्रशिक्षण के दौरान क्लाउड को लगा कि एला पूरी तरह खोई खोई सी थी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक नहीं हो? प्रशिक्षण खत्म होते ही एला तुरंत बहाना बनाकर चली गई। कल रात के पत्र की सामग्री ने उसके मन में उथल-पुथल मचा दी थी। क्या माँ का एक और बच्चा होने वाला है? ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले जन्म में तो वह उनकी इकलौती संतान थी। सब कुछ क्यों बदल गया है? जब वह बच्चा पैदा होगा तो क्या माता-पिता मुझे पूरी तरह भूल जाएंगे? नहीं, मैं भुलाई जाना नहीं चाहती। एला दर्द में करा उठी। वह जानती थी कि उसे अपने माता-पिता के प्यार पर एकाधिकार करने का कोई हक नहीं है। पिछले जन्म के उसके पापों को अभी तक क्षमा नहीं मिली थी। लेकिन वह चाहती थी कि काश वे थोड़ा और इंतजार कर लेते। विशाफिन ड्यूक निवास के भीतर ओफेलिया खिड़की के बाहर होती मूसलाधार बारिश को शून्य में निहार रही थी। इन सालों में वह हमेशा पछतावे में जीती रही थी। अगर उसने उस समय उस दासी पर गलत भरोसा न किया होता तो क्या उसकी बेटी लापता न होती? उसे हमेशा पछतावा रहता था और वह विभिन्न तरीकों से प्रायश्चित करने की कोशिश करती थी। और अब गर्भ में पल रहे अनपेक्षित नए जीवन ने उसे गहरे द्वंद्व में डाल दिया था। यह स्पष्ट रूप से ईश्वर का दिया हुआ चमत्कार था। लेकिन फिर क्यों उसका दिल दो हिस्सों में फटा जा रहा था? एक हिस्सा नए जीवन के लिए खुश था तो दूसरा हिस्सा पुराने घावों के लिए रो रहा था। एला मेरी बेटी, कृपया अपनी माँ को माफ कर देना। मैं तुम्हारे भाई बहन का अच्छे से पालन पोषण करूंगी। जिस दिन हम तुम्हें ढूंढ लेंगे वे तुम्हारा स्वागत करने के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़े होंगे। हम अब भी तुमसे प्यार करते हैं। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। देर रात सुध-बुध खोई हुई एला भारी बारिश में लड़खड़ाती हुई अपने ठिकाने पर लौटी। यह पहली बार था जब वह इतने लंबे समय तक गायब रही थी। स्वाभाविक रूप से इससे बायर्न का क्रोध भड़क उठा। बेटी, तुम्हें देर हो गई। क्या बाहर की दुनिया तुम्हें इतनी पसंद आने लगी है? एला जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। एला जानती थी कि इस समय उसे उकसाना ठीक नहीं है। मन में कड़वाहट होने के बावजूद वह केवल विनम्रता से दया की भीख मांग सकती थी। लेकिन बायर्न उसे आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। आज रात तुम बाहर ही घुटनों के बल बैठी रहोगी। क्लाउड और लॉरा दोनों चौंक गए। मालिक, मौसम बहुत ठंडा है। वह बीमार पड़ जाएगी। जब मुझे छोड़कर जाना उसे इतनी खुशी देता है तो उसे इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। यहीं बैठकर पछतावा करो। ठंडी बारिश ने उसके कपड़े भिगो दिए थे। एला ने होश में रहने के लिए अपने दांत भींच लिए। वह जानती थी कि वह इस सजा से बच नहीं सकती। बायर्न का मूड हाल ही में बहुत खराब था। भले ही उसने आज कोई गलती न की होती, वह अपना असंतोष निकालने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता। क्लाउड अभी भी एला के लिए विनती कर रहा था। तभी बायर्न ने अचानक वहां से निकलने का आदेश दिया। वह कमबख्त रॉड्रिक, उसके लोग बगल के गांव में दिखाई दिए हैं। 3 साल से पीछा कर रहा है और अभी तक हार नहीं मानी। पागल है क्या? उसके पहुंचने से पहले हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। एला को बांधकर गाड़ी में फेंक दो। उसकी एक झलक भी मुझे घृणा से भर देती है। इस चरम बयान ने क्लाउड को स्तब्ध कर दिया। उसने सोचा था कि बायर्न बस गुस्सैल स्वभाव का है। अब उसे वास्तव में इस आदमी के विकृत होने का एहसास हुआ। उसने अचानक संदेह करना शुरू कर दिया कि उसका बड़ा भाई ऐसे आदमी का अनुसरण क्यों कर रहा था। नहीं, रुको। मैं अपने मालिक पर संदेह कैसे कर सकता हूं? तभी लॉरा की चीख सुनाई दी। मिस, वह बेहोश हो गई है। बायर्न ने जमीन पर पड़ी लड़की को ठंडी नजरों से देखा। उसे मरने मत देना, वह अभी भी काम की है। क्लाउड तुरंत एला की ओर भागा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तेज बुखार में डूबी हुई लड़की ने एक ऐसी आकृति का सपना देखा जिसे वह बहुत याद करती थी। एला, जल्दी उठो। वह माँ की आवाज थी। उसके आंसू बेकाबू होकर गिर रहे थे। क्या यह सपना है? लेकिन यह गर्माहट इतनी असली लग रही थी। बेहोशी में उसे फिर से फ्रेड की आवाज सुनाई दी। आराम करो एला। मैं तुम्हारे माता-पिता को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। लंबे समय के बाद एक गर्माहट ने उसे घेर लिया था। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जब एला ने फिर से आंखें खोली, वह पहले ही अपने बिस्तर पर लेट चुकी है। पास में इंतजार कर रहे क्लाउड ने राहत की सांस ली। कुमारी,
क्या आप जाग गई हैं? नींद और जागने के बीच एला ने कमजोरी से कहा। क्लाउड, तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे हो। इन शब्दों ने क्लाउड के दिमाग को बिजली के कड़कने की तरह सुन्न कर दिया। क्या तुम्हें पहले से ही पता था? कई दिनों के तेज बुखार ने एला को बहुत कमजोर कर दिया था। रास्ते में ले जाते समय भी वह बेहोशी की हालत में थी। धुंधली यादों में उसे हमेशा क्लाउड की सुरक्षा देने वाली आकृति दिखती थी, लेकिन उन आंखों में चमकती सहानुभूति का आखिर क्या मतलब था? क्लाउड का मन काफी देर तक संघर्ष करता रहा। अंत में बची हुई अंतरात्मा ने उसे झुककर एला के पास फुसफुसाने के लिए मजबूर किया। कुमारी, क्या आप अपना नाम जानना चाहती हैं? उसने एला की नीली आंखों में गहराई से देखा। चाचा, आप क्या कर रहे हैं? लौरा की आवाज ने अचानक उसे रोक दिया। उसकी आंखों में शक भरा था। क्या आप उसकी परवाह कर रहे हैं? इन वर्षों में उसके प्रति आपका व्यवहार अजीब होता जा रहा है। क्लाउड का चेहरा सख्त हो गया और उसने जल्दी से सफाई दी। मैं बस चिंतित था कि वह कार्रवाई से पहले टूट न जाए। आखिरकार वह मालिक का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इन शब्दों ने एला का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। वाकई, पिछली सारी परवाह सिर्फ एक नाटक थी। जबकि क्लाउड और भी गहरे भ्रम में पड़ गया। अगर एला को सारा सच पता चल गया तो वह खुद का सामना कैसे करेगा? दरअसल उसकी दुविधा को कैपिला ने पहले ही भांप लिया था। अगर तुम्हारा दिल वाकई उस बच्ची के लिए पसीज रहा है तो लौरा को ध्यान से देखो। खुद से पूछो कि तुम्हें दुश्मन की बेटी की रक्षा करनी चाहिए या अपनी सगी भतीजी की। दूसरी ओर क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक उपहार लेकर पूरे तामझाम के साथ ड्यूक ऑफ विशावू के आवास पर पहुंचे। 3 साल से न मिले ड्यूक दंपति से मिलने के लिए उन्होंने उत्साह के साथ आगे बढ़कर हालचाल पूछा। गुरुजी, हाल ही में आप कैसे हैं? सब ठीक है, इतने समय बाद मिले हैं। राजकुमार अब बहुत ही होनहार हो गए हैं। फ्रेडरिक ने सेवकों को इशारा किया। आंखों को लुभाने वाले उपहारों से हॉल तुरंत भर गया। सुंदर कपड़े, दुर्लभ टॉनिक, विदेशी मसाले, हर तरह की ढेरों चीजें थी। और मेरे पास एक खास उपहार भी है। फ्रेडरिक ने बेसब्री से एक सुंदर झुनझुना पेश किया। जल्द ही जन्म लेने वाले नन्हे बच्चे के लिए, जिसे देखकर दंपति मुस्कुरा उठे। कृपया मेरी ओर से महाराज के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करें। दरअसल जाने से पहले सम्राट ने फ्रेडरिक को निर्देश दिया था। तुम्हारे बचपन में ड्यूक के परिवार ने अपनी एक बेटी खो दी थी। उपहार देते समय उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना। अगर खुशी से ज्यादा दुख दिखे तो उन्हें सांत्वना जरूर देना। सौभाग्य से ड्यूक दंपति की स्थिति काफी बेहतर थी। फ्रेडरिक ने मन ही मन राहत की सांस ली। ड्यूक के हाथ में उपहार का डिब्बा देखकर फ्रेडरिक को वह जादुई डिब्बा याद आया जो उसने एला को दिया था। वह मूल रूप से डचेस द्वारा उसे दिया गया उपहार था। उसने बिना अनुमति के उसे किसी और को दे दिया था। उसे डचेस से माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन अगर एला का जिक्र किया तो क्या डचेस को अपनी खोई हुई बेटी की याद नहीं आएगी? उसने डचेस के कोमल चेहरे की ओर अपनी निगाहें उठाईं। पल भर में उसे एक चौंकाने वाली खोज हुई। डचेस और एला, वे दिखने में बहुत ज्यादा समान थी। क्या एला ही ड्यूक दंपति की सालों पहले लापता हुई बेटी है? फ्रेडरिक गहरे विचार में डूब गए, यह सोचकर कि एला का जिक्र सहजता से कैसे किया जाए जिससे ड्यूक दंपति की दुखद यादें न ताजा हों। उनकी हिचकिचाहट को देखकर ड्यूक रोड्रिक को लगा कि उन्हें डचेस से अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए उन्होंने खुद ही जाने का बहाना ढूंढ लिया। तो राजकुमार, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? ओफेलिया ने प्यार से पूछा। फ्रेडरिक ने सावधानी से बोलना शुरू किया। मैडम, मैंने सुना है कि आप तमोरा गणराज्य से हैं। हाँ, मैं शादी के बाद ही साम्राज्य की नागरिक बनी हूँ। मैं बस उत्सुक था कि क्या आपके चांदी जैसे बाल तमोरा के लोगों की विशेषता है? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ओफेलिया ने समझाया कि यह बालों का रंग उनकी माँ से विरासत में मिला है। अब यह उनके हेलेन परिवार की पहचान बन गया है। हेलेन, एला हेलेन। एला का नाम याद आते ही उस लड़की का चेहरा उनके दिमाग में उभर आया और धीरे धीरे सामने बैठी डचेस के चेहरे से मेल खाने लगा। वह अचानक खड़े हो गए। 3 साल पहले मैं एक चांदी के बालों वाली लड़की से मिला था। उसने अपना नाम एला हेलेन बताया था। उसके बाल आपके जैसे ही चांदी के थे और आंखें ड्यूक साहब की तरह नीली थी। ओफेलिया पल भर के लिए सुन्न रह गई। आंसू चुपचाप बहने लगे। कांपते होठों से उन्होंने दोहराया, एला।
मेरी एला। फ्रेडरिक ने उस मुलाकात की एक एक बात विस्तार से बताई। मुझे खेद है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। वह उस समय किसी खतरे की स्थिति में लग रही थी। फ्रेडरिक ने एला का संदेश पहुंचाया। उसने कहा कि वह अभी आपसे नहीं मिल सकती, लेकिन कृपया आप उसका इंतजार जरूर करें। उसने कसम खाई है कि वह आपके पास जरूर वापस आएगी। गले लगकर रोते हुए ड्यूक दंपति को देखकर फ्रेडरिक की आंखें भी नम हो गईं। एला, तुम्हारे अपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे हमेशा से तुम्हारे घर लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। काफी समय बाद ओफेलिया की भावनाएं आखिरकार शांत हुईं। माफ कीजिए राजकुमार, मैंने अपना आपा खो दिया था। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी यह अविश्वसनीय लगता है कि मैं आपकी बेटी से मिल सका। ओफेलिया मुस्कुराई। यह निश्चित रूप से एक विशेष भाग्य है। आखिरकार एला राजकुमार की मंगेतर जो है। रोड्रिक का चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। ओफेलिया ने हंसते हुए समझाया कि यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन फ्रेडरिक पहले ही सन्न रह गए थे। उनका चेहरा लाल हो गया और वह हकलाने लगे। एला मेरी मंगेतर है? यह सब आखिर क्या मामला है? समय 15 साल पीछे चला गया। सम्राट और ड्यूक के दोनों परिवार पिकनिक पर थे। 3 साल का फ्रेडरिक पालने के पास से एक कदम भी नहीं हिल रहा था। वह टकटकी लगाकर नन्ही एला को देख रहा था, जो अभी एक सफेद छोटी गुड़िया जैसी थी। क्या मैं इसे हमेशा देख सकता हूँ? बच्चे की बात पर बड़े हंस पड़े। सम्राट ने रोड्रिक से मजाक में कहा, क्यों न मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी की सगाई पर विचार किया जाए? रोड्रिक का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। क्या उनकी लाडली अभी सिर्फ 1 साल की है और कोई लड़का उसे ले जाने की बात कर रहा है? कृपया ऐसा मजाक न करें। लेकिन फ्रेडरिक ने गंभीरता से अपनी मां से पूछा कि सगाई का क्या मतलब है? इसका मतलब है भविष्य में पति पत्नी बनने का वादा करना, हमेशा साथ रहने का वचन देना, एक दूसरे की रक्षा करना और जीवन भर साथ चलना। उस समय फ्रेडरिक इस वाक्य का अर्थ नहीं समझ सकते थे। फिर भी उन्होंने दृढ़ता से कहा कि उन्हें एला से सगाई करनी है। नहीं, तुम नहीं कर सकते। एला की शादी की चर्चा करने में अभी 100 साल की देर है। भले ही तुम राजकुमार हो, तुम्हें उसके वयस्क होने तक इंतजार करना होगा। सम्राट ड्यूक की प्रतिक्रिया देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तुम इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? क्या यह एक मजाक नहीं है? लेकिन फ्रेडरिक व्याकुल होकर रोने लगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे एला से सगाई करनी है। यह जानकर कि उन्होंने बचपन में ऐसा कुछ किया था, फ्रेडरिक शर्म के मारे कहीं छिप जाना चाहते थे। उन पुरानी यादों को याद करते हुए ओफेलिया की आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। वह उसके जीवन का सबसे सुखद समय था। मुझे इतने लंबे समय से इतनी आशा महसूस नहीं हुई है। राजकुमार का धन्यवाद कि मैं फिर से भविष्य की प्रतीक्षा कर सकती हूँ। फ्रेडरिक ने अपने दिल में भावनाओं को महसूस किया। समझ नहीं आ रहा था कि इस उम्मीद का क्या जवाब दिया जाए। और इस समय आयला, क्लाउड और लॉरा के साथ थी, जिन्होंने फर व्यापारियों का भेष बना रखा था। वे अग्रिम दल के रूप में बायन से अलग होकर काम कर रहे थे, एक नए ठिकाने की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। आयला की शारीरिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था, क्योंकि उसे अभी भी बुखार था। इसलिए वह अपनी पहचान छिपाने के लिए जादुई काढ़ा नहीं पी सकती थी। अचानक सैनिकों की एक टुकड़ी सामने से आई। क्लाउड और लॉरा तुरंत घबरा गए। आयला को लबादा ओढ़ाकर गाड़ी में छिपा दिया। हम इस क्षेत्र के प्रभारी शूरवीर दल हैं। हाल ही में डाकुओं की बढ़ती घटनाओं के कारण आने जाने वाले वाहनों की जांच की जानी है। क्लाउड ने शांत रहकर फर व्यापारी की भूमिका निभाई और उनसे बात की। लेकिन कतार के अंत में खड़े सैनिक ने क्लाउड को घूर कर देखा। अचानक उसे लगा कि वह चेहरा जाना पहचाना है। क्लाउड की आंख पर बने घाव के निशान को देखकर सैनिक ने अचानक तलवार निकाली और झपटा। मैंने इस आदमी को वांटेड पोस्टर पर देखा है। जल्दी वापस जाओ और कुमुक की मांग करो। क्लाउड ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बचाव किया। वह अच्छी तरह जानता था कि स्थिति उनके खिलाफ है। ऐसा लगता है कि उन्हें मारकर मामला जल्दी खत्म करना होगा। तभी आयला अचानक गाड़ी से बाहर निकल आई। क्लाउड, मुझे अपने साथ लड़ने दो। क्लाउड उसे रोकना चाहता था, लेकिन आयला जिद पर अड़ी रही। अगर आपने मुझे अभी लड़ने नहीं दिया तो मुझे असली युद्ध का अनुभव कब मिलेगा? असल में आयला की कुछ और ही योजना थी। वह इन सैनिकों को बचाना चाहती थी। अगर क्लाउड खुद लड़ता तो वे निश्चित रूप से मारे जाते।
भागने के बारे में मत सोचो और मेरे कारण मदद के लिए मत बुलाओ। सैनिक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में आयला से लड़ने का फैसला किया, क्योंकि वांटेड पोस्टर पर आयला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शक्तिशाली क्लाउड का सामना करने के बजाय इस लड़की से लड़ना बेहतर था। शायद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल जाए। क्लाउड अनिच्छा से मान गया। अगर तुम 30 मिनट में इन्हें नहीं हरा पाई तो मैं खुद देख लूंगा। सैनिक अब भी थोड़े हिचकिचा रहे थे। क्या 3 वयस्क पुरुषों का एक छोटी लड़की से लड़ना नाइंसाफी नहीं होगी? आयला ने हमला करने के लिए मुद्रा बनाई। मुझे कम मत समझो। तुम तीनों एक साथ आओ। जब तक बायर्न पहुंचा, सैनिक जमीन पर यहां वहां बेहोश पड़े थे। मेरी बेटी, क्या तुमने अकेले ही इन्हें हरा दिया? आयला तलवार पकड़े जमीन पर बैठी हाँफ रही थी। असल में उसने उन्हें जान से नहीं मारा था। उसने बस उन सबको मारकर बेहोश कर दिया था। उसने चुपके से एक सैनिक से कहा जो थोड़ा होश में था, मरने का नाटक करो, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम सच में मारे जाओगे। सैनिक पूरी तरह से उलझन में था। यह लड़की आखिर करना क्या चाहती है? पिताजी, मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी। आयला को ऐसा कहते सुन बायर्न का चेहरा खिल उठा। मुझे पता था कि मेरी बेटी मुझे निराश नहीं करेगी, लेकिन इस समय आयला के मन में तीव्र हत्या की भावना जाग रही थी। इसे मार डालो। तलवार उसके हाथ में ही थी। बस मुड़कर तलवार चलाने की जरूरत थी और बायर्न खत्म हो जाता। लेकिन आयला ने अपनी भावनाओं को काबू में करने की पूरी कोशिश की। अभी नहीं। बायर्न ने उस पर जो श्राप दिया है वह अभी हटा नहीं है। उसे अभी और सहन करना होगा। आयला धीरे से उठी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद पिताजी। बायर्न ने आगे बढ़कर आयला का लबादा हटाया। अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाल गंदे नहीं हुए। मरने का नाटक कर रहा सैनिक उनकी हर बात सुन रहा था। वह हैरान था कि फरार बड़े राजकुमार की चांदी जैसे बालों वाली बेटी कब हुई। क्लाउड के कहने पर पूरा समूह जाने के लिए तैयार हुआ। सैनिक घबरा गया। वह बायर्न को इस तरह भागने नहीं दे सकता था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन आयला ने चुपके से उसे रोक दिया। ऐसा मत करो। अपने साथियों को लेकर वापस चले जाओ और पीछे कोई टीम मत भेजना। बायर्न को पकड़ने का यह सही समय नहीं है। देर रात जंगल के एक कोने में बायर्न और उसका समूह एक गाड़ी में बैठकर आगे की योजना बना रहे थे। डाकुओं के कारण हर जगह शूरवीर दल की चौकियां और जांच चल रही थी। पीछे हटने की मूल योजना अब काम नहीं कर रही थी। मालिक, क्यों न हम अंडरवर्ल्ड चलें? हम अपने साथ काफी खजाना लाए हैं। अगर हम उस औरत से सही से बात करें तो शायद उसकी मदद मिल जाए। बायर्न उसके इस सुझाव से बहुत नाखुश था। क्या तुम पागल हो गए हो? 11 साल पहले मैंने उस कचरे के ढेर में जो झेला है वह काफी था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगा। आयला मन ही मन उत्सुक थी। वह आखिर कैसी जगह थी और वह औरत कौन थी? शायद हम इंसेल्कोव जा सकते हैं। बायर्न के सुझाव ने क्लाउड और लॉरा दोनों को चौंका दिया। क्या हम विदेश जा रहे हैं? मैं एक आदमी को जानता हूं। वह यहां काम करने वाला एक तस्कर है। अगर हम उसके पास जाए तो शायद वह हमारे लिए छिपने की जगह का इंतजाम कर दे। बायर्न के फिर से दिखने की खबर जल्द ही ऊपर भेज दी गई। गार्ड कप्तान एलिक रात भर में राजधानी से सीमा पर पहुंची। उसने झटके से कमरे का दरवाजा खोला। आखिर बायर्न को किसने देखा है, जल्दी बताओ। सैनिक ने एलिक को अपनी आपबीती सुनाई। उसने विशेष रूप से उस रहस्यमयी चांदी जैसे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। उसका वर्णन सुनने के बाद एलिक को अचानक याद आया। 3 साल पहले राजकुमार की हत्या के प्रयास की जांच के दौरान चांदी जैसे बालों वाली लड़की की एक कहानी सामने आई थी। उस समय उन्हें राजकुमार के लबादे पर चांदी जैसा एक लंबा बाल मिला था। अब सारे सुराग मिल रहे थे। यह लगभग तय था। बायर्न के साथ जो चांदी जैसे बालों वाली लड़की है वह ड्यूक विशाफेन की बेटी आयला है। वह लड़की जाते समय एक अजीब बात कह गई। बायर्न को पकड़ने का यह सही समय नहीं है। एलिक ने तेजी से सोचा। उस लड़की ने बायर्न को पिता कहा, यानी उसे बायर्न की बेटी के रूप में पाला गया है। लेकिन वह अपनी असली पहचान से भी वाकिफ है। साफ है कि वह बहुत गहरी सोच वाली लड़की है। उसकी उस बात का जरूर कोई गहरा मतलब होगा। अगर हम अभी पीछा करने वाली टीम भेजें तो शायद हम उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन एलिक ने मना कर दिया।
हम पीछा करने वाली टीम नहीं भेज सकते। वह बच्ची अभी बंधक है। अगर हमने जल्दबाजी में बायर्न का पीछा किया तो उसे खतरा हो सकता है। आप सभी को इस बात को गुप्त रखना होगा। एलिक तुरंत महल की ओर लौटी। बायर्न का फिर से प्रकट होना एक गंभीर मामला था। सम्राट को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।